हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। क्लास 17 चैप्टर वही है थर्ड, सैलरी रिडक्शंस परक्यूटिस और पर्क्स। इसके बारे में दो क्लास हमारे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है आपसे। तो आज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, रमेश बुक भी आरबीडी जो बुक है उसका एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर मैं ले लिया, उसका आंसर भी यहाँ पर है। आपको ये देखना है। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो ये कि आपको क्लास 16 की आपको अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। क्लास 16 जो भी आपको बताया गया था वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यदि वो आपको नहीं है याद तो आज का क्लास आप नहीं अटेंड कर सकते, आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन की बात थी वो कल हमारी हो चुकी है। अब आगे हम आज जो बातें करते हैं उसके बारे में आगे आगे एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को हम आज सोल्व करेंगे और हमारी जो नॉलेज है क्लास 16 से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार वापस शॉर्ट के अंदर रिवीजन कर देता हूँ। कल हमने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम उसका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, जो उसका जो मकान किराया है, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो हमने बताया था एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके लिए क्या जनसंख्या, क्या पॉपुलेशन है, कौन उसका मालिक, कुछ नहीं। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हम मानते हुए करेंगे। यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और फिर मैंने ये भी बताया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो पेवर एम्प्लॉयज़ वो आएंगे। लोकल बॉडीज़ वहाँ नहीं थे, जो स्टेचुरी कॉरपोरेशन है वो वहाँ पर नहीं थे, और फॉरेन जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर काउंट नहीं थी। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास में काउंट नहीं थी। वो आपको जो काउंट करनी थी वो आपके यहाँ पर काउंट होगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट होंगे सारे जैसे होते हैं लोकल बॉडीज एम्प्लॉई, बोर्ड हुए, उनके सारे कर्मचारी यहाँ पर काम आएंगे। अब देखिए, यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका ओनर कौन है। ठीक है, ओनर एम्प्लॉयर है और दूसरी कंडीशन एम्प्लॉयर नहीं है। यदि एम्प्लॉय ओनर है तो हमारे पास 3 कंडीशन थी कि वहाँ की पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है, तो हम मानेंगे 7.5% ऑफ सैलरी का पार्ट है वो हम वैल्यूशन करेंगे। 10 से 25 लाख के बीच है तो हम 10% लेंगे, और 25 लाख से ज़्यादा है तो हम 15% सैलरी का पार्ट लेंगे। ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, यदि ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है, तो वापस से देखना क्या कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितना आम आते हैं। हम ओनर सर्च करेंगे, ओनर है एम्प्लॉयर है तो 3 रेट हो सकती है, 7.5, 10 और 15। कब कब 10 लाख की जनसंख्या, 10 से 25 लाख और 25 लाख से अधिक। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन या मैं और अधिक बात करूँ तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो एम्प्लॉयर उसका मालिक नहीं हो, ओनर है जो, वो एम्प्लॉयर नहीं होता। हम 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे। बी, जो भी चार्ज एम्प्लॉयर को चुकाना पड़ रहा है माइनस रिकवरी, जो भी उसने रिकवरी करेंगे। यहाँ एम्प्लॉयर से मतलब ये है कि जब उसको मालिक नहीं है तो उसने भी कहीं से किराया पर ले रखा होगा। तो इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, जो भी हमारे पास से कम होगा उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है इक्विपमेंट्स की। मतलब हमने बात जानी थी कि मकान का सुसज्जित मकान का ऊपर हमने वैल्यूशन कर लिया, और एक मकान से सुसज्जित में क्या होता है कि हमें कुछ इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे साथ में, जैसे आपका टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, फर्नीचर वगैरह में मिल जाएगा। तो इसके बारे में बताया गया था कि आप यदि मान लीजिए खुद एम्प्लॉयर का है तो आप 10% ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। सारे सामान एम्प्लॉयर के आपके, तो आप 10% ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर की नहीं है, उसने भी कहीं से किराए से करा है, तो वो उसके लिए कितना किराया दे रहा है वही वैल्यूएशन का पार्ट होगा। यहाँ से रिकवरी माइनस कर देंगे, यदि कोई रिकवरी हो तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। मैं फिलहाल से हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कुछ वर्ड्स हिंदी इंग्लिश में यूज भी कर लूँगा मैं यहाँ पर। निम्नलिखित प्रत्येक दशा के अंदर मतलब में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी गई बिना किराए के मकानी सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें बहुत सारे केसेस बताए गए, इन केसेस को हमको स्टडी करनी है, और उसके बाद में हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन जो हमें मिलता है RFA, जिसे शॉर्ट के अंदर बोलेंगे, तो वो RFA की वैल्यूएशन हमें बतानी है कि इसकी कितनी वैल्यूएशन बन रही है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, नोट कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर हर एक सेंटेंस में आंसर छुपा रहा था। आवास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। तो ये क्या हो गया, राजस्थान सरकार उदयपुर में। लेखा अधिकारी के पद पे वेतन 15,000 रुपये। आपका एक आंसर तो ये हो गया कि राजस्थान सरकार उदयपुर लिखा हुआ गया, तो मतलब ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है। क्या हो गया, ये पहला आपको सबसे सोचने वाली बात है। हमको सबसे पहले क्या सोचेंगे कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सबसे पहले हम देख लिया तो राजस्थान सरकार के एम्प्लॉई है, तो राजस्थान सरकार के एम्प्लॉय, राजस्थान सरकार गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लेखाधिकारी पद पर है। वेतन उनका 15,000 प्रति माह है। आगे महंगाई बताया, DA है उनका, सिटी अलाउंस है उनके पास में। असुसज्जित मकान का उचित किराया 6,000 रुपये है, तो इसका फेयर रेंट दिया हुआ है। तो देखिए, ये सारी चीज़ हमारे लिए कोई मतलब की नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे पास में ये बताया गया है कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स हम
सोल्व करेंगे यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और उसका आगे लास्ट लाइन बताया गया है, किंतु यदि मुफ्त में ये सुविधा न दी जाती तो इसका नियमानुसार एज पर रूल्स मूल वेतन का 2% इसका सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो आपका आंसर हो गया मूल वेतन कितना 15,000, 15,000 का केवल आप 2% निकालेंगे वही आपका आंसर होगा। मतलब ये 15,000 प्रति माह आपकी सैलरी है, तो 15,000 प्रति माह मतलब कि 12 से इंटू कर देंगे, ये तो आपके ऊपर साल भर की सैलरी, और इसका 2% आप निकाल लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर सोल्व करने पर आंसर आ रहा है 3600 रुपये। तो इसका पहले का आंसर गया 3600 रुपये। वापस ले लेना, हमने वहाँ बहुत सारी जो चीज़ें हैं उस पर हम आएंगे ही नहीं, मैं वापस ऊपर लेकर जाता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के अंदर हम केवल ये वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। नीचे इन सब पे हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर हम केवल क्या डिस्कशन कर रहे हैं, केवल इस पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने लगाया वहाँ पर और हमारा आंसर आ गया 3600। कैसे? क्योंकि उसने खुद नहीं बताया था कि एज पर रूल्स नियमानुसार हमारे पास में आ गया था, लास्ट में जो वर्ड यूज किया था नियमानुसार, एज पर रूल्स, इंग्लिश में था एज पर रूल्स। तो एज पर रूल्स क्या था, मूल वेतन का 2%, मूल वेतन होता है बेसिक जो सैलरी होती है 2% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी थी 15,000, 15,000 तो पर मंथ है, तो 15,000 को सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे 12 से इंटू करके साल भर की निकाल लेंगे, साल भर की गई और उसका 2% निकालेंगे आप आंसर। 2% आप यदि निकालो तो आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, दिल्ली वित्त निगम में वेतन। तो देखिए सबसे पहली बात है, जो दिल्ली वित्त निगम है, दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो ये एक स्टेचुरी बॉडी हो गई, स्टेचुरी निगम हो गया ये यहाँ पर। तो इसे हम यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट है, क्योंकि मैंने कहा था गवर्नमेंट के अंदर प्योर गवर्नमेंट है। राजस्थान सरकार का कर्मचारी ये है, दिल्ली सरकार का कर्मचारी, उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी है, भारत सरकार का कर्मचारी है, तो वो आ जाएगा। लेकिन ये दिल्ली वित्त निगम है, ये क्या है कॉरपोरेशन है, तो इसको यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर रखा गया है इस RFA के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। अब इसके अंदर देखिए आगे हम स्टडी करते हैं, आगे क्या है 18,000 रुपये प्रति माह इसकी सैलरी, पर मंथ सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ है। दिल्ली में असुसज्जित मतलब अनफर्निश्ड मकान है इनका, और वो इनको दिया गया है। और दिल्ली के अंदर ये बताया गया है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो 35 लाख है, तो आपको पॉपुलेशन का 35 लाख रुपीज़ 35 लाख आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे वित्त निगम द्वारा देय वार्षिक किराया। अब आपको मैं कल के नोट्स की एक चीज़ वापस याद दिलाता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बार आपको ये नहीं दिया होगा कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया था हमें पता लग गया, लेकिन ये नहीं दिया होगा कि ओनर कौन है उसका, उसका जो ओनर है मालिक है वो कौन है। ओनर कौन कौन हो सकता है, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉयर नहीं हो। यदि एम्प्लॉयर होता है तो अलग रूल्स होते हैं और एम्प्लॉयर नहीं होता अलग रूल्स होते हैं। देखिए ऊपर वापस चलते हैं अपन कैसे, ये देखिए यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया था हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर ये। उसके बाद हम एप्लीकेल करेंगे ये वाली कंडीशन, ओनर, ओनर कौन है, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयर है तो 3 रेट है, 7.5, 10 और 15%, और वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। और यदि एम्प्लॉयर नहीं है तो सीधी सी कैलकुलेशन ए और बी सोल्व करेंगे, 50% ऑफ सैलरी और जो भी चार्ज बर्डन बाय एम्प्लॉयर, जो भी चार्ज को भुगतने पड़ रहे हैं, जो भी किराया उसको नियोक्ता को देना पड़ रहा है, जिसके आप काम करें उस व्यक्ति को कितना किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपको फ्री फैसिलिटी दे रहा है। अब यहाँ नहीं बताया गया कि ओनर है या नहीं है, इस क्वेश्चन में ओनर के बारे में नहीं बताया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में ओनर के बारे में नहीं बताया गया तो आपको कैसे सोल्व होएगा ये आंसर। आपको मैंने एक चीज़ कल प्रॉपर्टी में, कल मैंने लास्ट में आपको लिखवाया था कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन में वर्ड काउंट हो फेयर रेंट, वर्ड काउंट हो क्या, फेयर रेंट, उचित किराया, तो आप मान लेंगे कि उसका ओनर है, ओनर है वो कौन है, आपका जो नियोक्ता है वही उसका ओनर है, नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर है, वही उसका मालिक माना जाएगा। यदि कब, जब आपको फेयर रेंट, हिंदी में बोलेंगे उचित किराया, क्वेश्चन में वर्ड यूज लिया हो फेयर रेंट, उचित किराया वर्ड यूज लिया हो आपने, तो ओनर कौन माना जाएगा, नियोक्ता माना जाएगा। लेकिन इसकी जगह वो एचुअल रेंट यूज कर लेता है, वर्ड यूज कर रहा है एचुअल रेंट, भाई उसका एचुअल रेंट कितना बनता है, वो यदि वर्ड यूज कर रहा है तो अपन ये मानेंगे कि उसका जो ओनर है, उसका जो ओनर है वो एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, फिर वो बाहर का व्यक्ति है। ये कल मैंने अच्छी तरह से लिखवाया था। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यदि फेयर रेंट दिया हुआ है, वर्ड यूज़ किया गया है फेयर रेंट,
तो एम्प्लॉयर है वही ओनर है। और इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया गया है, एक्चुअल रेंट वर्ड यूज़ किया गया है या ड्यू रेंट वर्ड यूज़ किया गया है, कोई सा भी हो जहाँ पर मतलब वास्तव में किराया कितना देना पड़ेगा, वो कितना किराया है उसका, तो आप हमें मानेंगे जो एम्प्लॉयर है वो ओनर नहीं है, क्योंकि तभी तो किराया दे रहा है। देखो, उचित किराया फेयर रेंट वर्ड कब यूज़ करेंगे अपन, जब उसका खुद का है, तभी तो अपन नहीं बता सकते कि वास्तविक किराया क्या है, एक्चुअल किराया क्या है। अब यहाँ पर तो मान लीजिए ओनर का है ही नहीं, उसने मार्केट में किसी और कंपनी और किसी व्यक्ति से ले रखा है, ठीक है भाई। जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कौन होता है, जिस व्यक्ति के पास में आप जॉब कर रहे हो। जैसे कि मैं विमलेश सिसोदिया, मैं जॉब करता हूँ आर डी गर्ल्स कॉलेज के पास में। अब आर डी गर्ल्स कॉलेज है, आपका जो कॉलेज है उसकी जो उसके पास में खुद के पास में खुद की बिल्डिंग है, क्वार्टर्स से रहने के हमें देने के लिए, एक तो वो कंडीशन होती है। और एक आर्टिकल्स के पास में खुद के पास तो क्वार्टर्स नहीं है, लेकिन वो किराए पे ले लेता है आर्टिकल्स कॉलेज। आर्टिकल्स कॉलेज खुद भी एक बड़ी सारी बिल्डिंग है और फ्लैट्स हैं, उनको पूरी बिल्डिंग किराए पे ले ली उसने, फिर वो हमें रहने के लिए वहाँ पर सुविधा दे रहा है। तो हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, क्या उसकी खुद की बिल्डिंग है या फिर उसने किराए पे ली हुई है। तो इसका पता कहाँ चलेगा, यदि फेयर रेंट दिया हो तो एम्प्लॉयर जो ओनर है वो एम्प्लॉयर ही माना जाएगा, मतलब ये माना जाएगा कि आर्टिकल्स कॉलेज ही उस बिल्डिंग का मालिक है। और यदि एचुअल रेंट दिया हुआ है, मतलब एचुअल रेंट चुका रहा है आर्टिकल्स कॉलेज, ये बताया, ये वर्ड के साथ में आ रहा है, तो आप समझिए कि वो उसका मालिक नहीं, तभी तो किराया चुकाना पड़ रहा है उसे, ठीक है। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो इस क्वेश्चन की क्या जरूरत पड़ी। इस क्वेश्चन के हमारे हमारे आंसर कहाँ कहाँ से बनने लगे थे। पहला वो दिल्ली वित्त निगम का था, नॉन गवर्नमेंट हो गए थे। नॉन गवर्नमेंट में हमें ओनर जाना जरूरी था, ओनर क्या है आपका, ओनर एम्प्लॉयर है या नहीं है। तो यहाँ बताया गया था कि दे वार्षिक किराया, फेयर रेंट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है, ये बोला ड्यू एनुअल रेंट, मतलब एनुअल मतलब एक्चुअल रेंट है यहाँ पर, कि एक्चुअल रेंट उसका कितना बन रहा है, 30,000 रुपीज़ उसका एक्चुअल रेंट बन रहा है। ड्यू रेंट 30,000 वार्षिक किराया। तो यहाँ पर यदि एक्चुअल रेंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो एक्चुअल रेंट वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ओनर आपका जो एम्प्लॉयर है वो नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है। ध्यान से सुनिए, फेयर रेंट होने पर तो वही माना जाएगा और एक्चुअल रेंट होने पर ओनर नहीं माना जाएगा। ये फेयर रेंट होना मतलब वही मालिक है, ये जो एक्चुअल रेंट आ रहा है तो मालिक नहीं है, तो वो उसका ओनर नहीं है। ओनर नहीं होने पर हमारे पास में कैलकुलेशन ये वाली आती है, देखिए कैसे। ओनर नहीं है, देखो हमने क्या क्या वेरीफाई किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमने वेरीफाई किया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ओनर की बात है तो ओनर हमने ये दिखाया कि वो ये वाला है कि वो एम्प्लॉयर उसका ओनर नहीं है। तो हर इस कंडीशन हम ए और बी दो पॉइंट सोल्व करेंगे। ए 15% ऑफ सैलरी, बी है चार्ज बर्डन बाय एम्प्लॉयर, ये सोल्व करेंगे हम। देखिए कैसे हम आंसर देंगे इसका। इसका आंसर देंगे हम, तो हमारे लिए अब कोई मतलब नहीं रहता कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है, क्योंकि शहर की जनसंख्या वगैरह 10 लाख से कम है, 10 से 25 या 25 से ज़्यादा है, वो हमारे ओनर होने पर काम आती है। अब इस क्वेश्चन में ये हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया है, ये हमारे लिए मीनिंगलेस है। 18,000 प्रति माह है, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे इसका। ए पॉइंट आप सोल्व करेंगे, 18,000 प्रति माह, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम 12, ठीक है। ये आपको साल भर चली, और इसका 15% आप निकालेंगे, तो 18,000, और ये आप इसे साल भर की सैलरी आप निकालेंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा 32,400। ये आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 32,400, इस पूरे का आंसर, ठीक है। परसेंटेज है यहाँ पर कैसे, 18,000 एक महीने की सैलरी है, 12 से इंटू हो गया तो साल भर की सैलरी हो गई, साल भर की सैलरी का 15% अपन वहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी जो नियम है रूल्स उसमें लिखा हुआ है कि 15% ऑफ सैलरी काम लेंगे, तो वो आ गई है। बी पॉइंट लिखा था कि एचुअल रेंट उसको कितना चुकाना पड़ता है, तो इस क्वेश्चन में बताया गया था कि एचुअल जो रेंट है, वार्षिक जो रेंट है वो 30,000 रुपीज़ है, तो बी का आंसर क्या होगा 30,000 रुपीज़। और दोनों में से जो भी कम है वो मकान सुविधा मानिएगा, तो दोनों से कम क्या है, बी है, तो आपका आंसर क्या होगा, मकान सुविधा का मूल्य कितना मानेगा 30,000। वापस देख लेना, आपने क्या करा, आपने यहाँ पर हमने दो पॉइंट सोल्व करने थे यहाँ पर, ए और बी। ए में साल भर का किराया रखेंगे, साल भर किराया कितना आया था आपका पास में, यहाँ बताया था 18,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये साल भर का आपका सॉरी साल भर की सैलरी हुई, सैलरी का 15% आप लेंगे, वो आपकी वैल्यूशन मांगे, और वो आई थी 32,400 आपकी। बी बताया गया था कि आपके पास में एक्चुअल रेंट है वो कितना बन रहा है, वो है 30,000 बन रहा है एक्चुअल रेंट। तो इन दोनों में से जो बर्डन है उसको चुकाना पड़ेगा, जो दिल्ली वित्त निगम को चुकाना पड़ेगा, वो है 30,000। इन दोनों से जो भी कम है, दोनों कम क्या है 30,000, तो ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, 30,000 रुपये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, दयानंद विश्वविद्यालय, तो देखिए पहली बात तो दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर लिखा हुआ आ गया आपके पास में, तो आप समझ जाइए कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर, ये आपके लिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा।
तो 10 लाख की अधिक नहीं है यहाँ की जनसंख्या। प्रोफेसर के पद पर वेतन 16,400 रुपये प्रति माह है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं वो अलग बॉडी होती है अपने आप के अंदर, जैसे हम यहाँ पर ये नहीं मानते कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कर्मचारी है। इससे आप अर्ध सरकारी संस्थान मान सकते हैं कि हाफ गवर्नमेंट है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल होंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रूल्स के अंदर हमें वही देखना पड़ेगा कि ओनर कौन है, ओनर कौन एम्प्लॉयर है या नहीं है। देखिए कैसे 16,400 रुपये असुसज्जित मकान का और मकान का उचित किराया 1,500 रुपये प्रति माह है। मकान का स्वामी विश्वविद्यालय है। आगे देखो उसमें यहाँ लिख ही दिया मकान का स्वामी विश्वविद्यालय है, लेकिन जरूर नहीं एग्जाम में लाइन लिखी हुई है। आपसे मान लीजिए कि लाइन लिखी हुई नहीं आ रही, तो हम देखेंगे फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फेयर रेंट। ठीक है, फेयर रेंट आपको यदि दिया हुआ ना कि एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो फेयर रेंट देने में बताता कि ओनर आप कौन है। इसका मतलब ओनर आपका एम्प्लॉयर ही है। ओनर कौन है, आपका एम्प्लॉयर ही है। तो अब इस केस के अंदर हमें देखो क्या सोल्व करना पड़ेगा। इस केस के अंदर हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। क्या पहले आया था, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो कर्मचारी वो कहाँ का है, दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय नॉन गवर्नमेंट हो गया। विश्वविद्यालय प्योर गवर्नमेंट नहीं होता है, ये अर्ध सरकारी संस्था में काउंट किए जाते हैं। सॉरी कहाँ चल गया। तो आप यहाँ बात करेंगे तो क्या कि सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि वो अर्ध सरकारी संस्था में गया तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया। नॉन गवर्नमेंट में हम ओनर चेक करेंगे। ओनर हमने पाया कि वहाँ दिया हुआ है फेयर रेंट, है ना। फेयर रेंट का मतलब क्या, एम्प्लॉयर ही उसका ओनर है। ओनर में यहाँ 3 कैलकुलेशन करेंगे, 7.5%, 10% और 15%। अब वहाँ की हम पॉपुलेशन देखेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन में बताया गया कि वहाँ की जो पॉपुलेशंस हैं वो बताई गई थी क्वेश्चन के अंदर आपके 10 लाख से अधिक नहीं है, 10 लाख से कम कम है। तो 10 लाख से कम होने पर 7.5% आप सैलरी का पार्ट का उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन मानेंगे। तो आप सिंपल सा सोल्व करेंगे। आप नीचे आ जाइए, वापस नीचे सोल्व करते हैं। दयानंद विश्वविद्यालय 16,400 रुपये प्रति माह सैलरी हो गई आपको। तो देखिए इसमें कैसे सोल्व करेंगे हम। 16,400 प्रति माह, ये 12 से इंटू कर दिया, साल भर की सैलरी हुई। और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे अपन, कितना परसेंटेज अपन को देना पड़ेगा। अपन को देना पड़ेगा 7.5%, क्योंकि जनसंख्या आपकी कम है। ठीक है, 7.5% आपको इसको देना पड़ेगा, 7.5%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन वैल्यूएशन निकालेंगे। तो आप देखेंगे, आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 14,760 रुपये। आपका आंसर क्या, 14,760 रुपये। ये मैंने सोल्व कर लिया है, आप ही अपने कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे। बस क्या इतना सा आंसर बनेगा इसका। आपको मेन चीज़ ये देखना है कि हमें आंसर कौन सा लगाना है, हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करने, क्योंकि हमारे पास में 3 फॉर्मूले हुए। एक तरह से बेसिकली मैं बात करूँ, एक तो ये गया कि वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2 है, कोई एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर नहीं है। तो इस तरह से हमें पता करना है कि हमें कौन सी चीज़ एक्टिव करना है, कौन सी नहीं करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेतन 12,300 रुपये प्रति माह बताया गया आपको। ठीक है साहब, आपको 12,300 रुपये सैलरी है वो बताया गया। महंगाई बता, DNS अलाउंस है वो 200 रुपये पर मंथ है आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश में बड़े होगा, DNS अलाउंस बोलेंगे। चिकित्सा भत्ता है जो मेडिकल अलाउंस है 500 रुपये पर मंथ है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर 2001 की जनगणना के साथ यहाँ पर की जनसंख्या 35 लाख से अधिक है। तो आपका यह 25 लाख से अधिक हो चुकी है। में सुसज्जित मकान नियोक्ता द्वारा देय मकान किराया 225 रुपये प्रति माह है। देखिए, तो नियोक्ता द्वारा देय किराया, तो सबसे पहले आप समझिए नियोक्ता द्वारा देय किराया आ रहा है, तो मतलब ये एक्चुअल रेंट की बात कर रहा है। एक्चुअल रेंट की बात कर रहा है मतलब वो ओनर नियोक्ता उसका नहीं है। तो आपके पास में जो साइड दूसरी वाली जो कैलकुलेशन है वो एप्लीकेबल हो चुकी है यहाँ पर। फर्नीचर का प्रति माह किराया 50 रुपये प्रति माह है। तो वो हम बात के अंदर सोल्व करेंगे उसको, तो हम ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास हम देख लिया। अब वापस में ऊपर इस प्रॉपर्टी पर देता हूँ कि हमारे पास में वो एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो ओनर है, एक्चुअल रेंट देने का। ये वाला हो गया, ये हो गया। तो हम ए और बी सोल्व करेंगे। अब देखिए वापस नहीं चलते, अपन ए और बी सोल्व करते हैं कैसे। तो ए के लिए बताया गया कि ए के लिए सोल्व करूँ मैं, तो ए के अंदर बताया गया था कि आपकी सैलरी पर मंथ कितनी है। तो देखिए पहले तो हमको सैलरी की निकालनी पड़ेगी। सैलरी के अंदर डेफिनेशन बताया गया था आपको, मैं आपको याद दिलाऊँ। इस सैलरी की डेफिनेशन बताया गया था कि बेसिक तो आप हमेशा लेंगे, बोनस आप पूरा लेंगे, और जो सबसे बड़ी बात है जो DNS अलाउंस है उसके लिए बोला गया था कि जो सेवा शर्तों के अधीन होगा उसी को अपन लेंगे।
जो एज पर रोल सेलिब्रेशन होगा उसी पर अपन काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 200 रुपये DNS अलाउंस बोला है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये सेवा शर्त का दिन है या नहीं है। तो हम नॉर्मली हम एजम्पशंस ले लेंगे, हम नीचे नोट डाउन कर देंगे एग्जाम के अंदर, इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सेवा शर्तों का दिन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। तो मतलब इसको हम सैलरी का पार्ट हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी सबको हम सारे अलाउंस वगैरह सब उसके अंदर बताए, जितने मॉनेटरी आपको बेनिफिट मिलते हैं सबको हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है हमकी सैलरी कितनी बनने वाली है। तो सैलरी यहाँ बनने वाली है 12,300 रुपये। महंगाई भत्ता हम नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि DNS अलाउंस का बताया गया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें सारे अलाउंसेज जोड़ने, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो जोड़ने, बोनस जोड़ना है, कमीशन ऑलवेज जोड़ना है, कोई सारे जोड़ना है। तो हम यहाँ पे एक मेडिकल अलाउंस और गया था 500 रुपये, तो 12,300 प्लस 500 रुपये, तो आपकी कितनी होगी 12,800 सैलरी। तो ये हुई आपकी, ये पर मंथ सैलरी हुई। तो 12 महीने की सैलरी कितनी हुई, ये होगी 12 महीने की सैलरी। तो इसका आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे इसका 15%। इसका 15% निकालने पर जो आपका आंसर आएगा उससे आप देखेंगे कितना आंसर आ रहा है आपके पास में, 12,800 इंटू 12, और इसका फिर आप करेंगे कितना 15%, तो आपके पास में आंसर आ गया 23,040। ठीक है, ए आंसर आ गया। बी हम आंसर निकालेंगे। बी आंसर था कि रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर चार्ज बर्डन बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो आपको नियुक्त है उससे कितना खर्चा वहन करना पड़ रहा है, तो इसके लिए बताया गया था। तो 225 रुपये प्रति माह है उसका। तो 225 प्रति माह मतलब 12 से इंटू करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 2700 रुपये। 2700 रुपये। तो ए और बी दोनों में से जो भी कम है मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो यहाँ 2700 रुपये सबसे कम है, तो मकान की सुविधा कितनी है आपके 2700 रुपये। वापस से देख लेना आपके लिए। सबसे पहले तो सैलरी कैलकुलेशन है, सैलरी कैलकुलेशन आप लास्ट वाले वीडियो में जाएंगे, वहाँ से आप लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक्स में मेरी PDF जो उसमें डाल के वो आप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ सैलरी की डेफिनेशन देंगे। तो सैलरी में बताया गया था सैलरी में लोगों को सारी चीज़ें आती थी, जो भी आपके टैक्सेबल अलाउंस है या पार्ट ऑफ टैक्सेबल अलाउंस है वो आएगा उसके अंदर। बस कमीशन भी आएगा, चाहे ऑलवेज आएगा कमीशन। लेकिन DNS अलाउंस के लिए बोला गया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो तो ही हम उससे लेंगे। तो हमने देखा कि हम DNS अलाउंस कुछ नहीं बोला, तो इससे तो हम लेंगे ही नहीं यहाँ।